हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पिंकी पुरोकास्था। आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द अर्थ एंड हार्ट में। तो जो लोग आप में से इंटरेस्टेड हैं इन लर्निंग डांस और जो लोग डांस की थ्योरीज एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स में अपेयर करने वाले हैं, कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स, और वो लोग भी जो यूजीसी नेट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, हु एम्स टू बी ए नेट और जेआरएफ इन देयर लाइफ, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और जैसे कि अब एट प्रेजेंट जो कुछ चैप्टर्स चल रहे हैं, दे आर वेरी कॉमन टू इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड मेनी अदर पैन इंडिया लेवल एग्जाम्स, तो उन लोगों का भी वेलकम है मेरे चैनल में। मैं डॉक्टर पिंकी पुरोकास्था, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सुनंदन भारती कोलकाता, प्रिंसिपल ऑफ प्रज्ञा कला केंद्र, सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स लोकेटेड इन दिल्ली एनसीआर, और मैं कल्चरल इकोलॉजिस्ट हूँ। मैं रिसर्च करती आ रही हूँ नेचर और ह्यूमन बीइंग का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर, नेचर और कल्चर का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर, और मैं एक परफॉर्मर भी हूँ। मैंने 21 इयर्स की ट्रेनिंग ली है इन डांस फॉर्म्स लाइक रविंद्र नृत्य, कथक एंड फोक डांसेस। आई एम गोल्ड मेडलिस्ट एंड मैं एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी रही हूँ। ग्रेजुएशन के टाइम पे आई वाज टॉपर इन माय यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने एमएससी की इकोलॉजी एनवायरमेंटल साइंस में, और मैंने पीजी भी किया है इन फोकलोर एंड कल्चर स्टडीज में, एंड मेरी पीएचडी इकोलॉजी में है। तो ये नेचर कल्चर रिलेशनशिप जो है उसके बारे में मैं स्टडी करती आ रही हूँ। एंड इंटरेस्टिंगली हर एंगल में आप अगर देखिए, हर फोक कल्चर बोलिए, हर क्लासिकल डांस फॉर्म बोलिए, हर मुद्रा बोलिए, नेचर के साथ इन सब का बहुत डीप रिलेशनशिप है। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर क्या है, स्टडी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू 1200 सीई। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने जाना था अबाउट इंट्रोडक्शन टू प्री हिस्ट्री। आज हम इंडिया के जो प्री हिस्ट्रिक एजेस थे उनके बारे में बात करते हैं। धीरे धीरे हम उससे आगे भी बढ़ेंगे, और सारी जो सिलेबस है, इवन नाट्य शास्त्र बोलिए, अभिनय दर्पण बोलिए, अलग अलग जो टेक्स्ट है उनको भी हम लोग रीड करेंगे। तो ये है प्री हिस्ट्रिक एजेस इन इंडिया। तो prehistoric colonization in India. The story of man began in the Miocene period. मैंने आपको पहले ही कहा है लास्ट क्लास, तो about 20 million years ago. So human colonization in India encompasses a span of at least 500,000 years. तो एक्चुअली ह्यूमन कॉलोनाइजेशन इंडिया में काफी देर में शुरू हुआ। द फर्स्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स और होमोसेपियंस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट अबाउट, यू कैन सी हाउ लॉन्ग, है ना, बहुत बहुत पहले। तो फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट विटनेस्ड वेव्स ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम ईरान। तो ये जो स्टोरी है, आप अगर देखें कि बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारी पार्ट ऑफ माइथोलॉजीज हैं जो इंडिया को एंड इंडियन जो सिविलाइजेशन है उसको लिंक करती है ईरान और आसपास के इलाके से। क्योंकि ह्यूमन माइग्रेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था। जब ये जो ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स चल रहे थे, तब लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ से वहाँ माइग्रेट करना पड़ता था टू फाइंड मोर रिसोर्सेज, टू फाइंड द मोर वेज टू सर्वाइवल, है ना। क्योंकि देयर इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फाइट ऑफ फॉर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना। एंड एट द सेम टाइम जो भी मूव कर पाता था, नए नए रिसोर्सफुल एरियाज को ढूंढ पाता था, उसकी जो है ना नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के चांसेस बढ़ जाते थे। तो इसी तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वेव्स ऑफ पीपल आए थ्रू ईरानियन एरियाज। तो प्रीहिस्ट्रिक एजेस इन इंडिया को डिवाइड किया जाता है पेलियोलिथिक, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर पेलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड देन चैल्कोलिथिक। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, दैट्स वेरी जनरल। हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि कैसे ये क्लासिफिकेशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड एप्लीकेबल है। The Paleolithic ages in India.
तो कहाँ से हम लोगों ने नोट किया पेलियोलिथिक एजेस को? एक तो है रिकॉर्डेड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वहां पे लोगों ने बसेरा कहाँ पे बसाया? जहां जहां पे वाटर रिसोर्सेस अवेलेबल थे। रॉक शेल्टर्स और केव्स में रहते थे लोग, आसपास वाटर की अवेलेबिलिटी हो। और हट्स और ट्री लीव्स जो है ना, वो सब बहुत बहुत कम यूज में था पेलियोलिथिक एज में। एक्चुअली केव्स में ही ज्यादातर लोग रहते थे। तो लोअर पेलियोलिथिक की कैरेक्टरिस्टिक जो थी इंडिया में, वो थी हंटर्स एंड गैदरर्स थे। हंटिंग करते थे, टूल्स यूज करते थे बहुत ही क्रूड वाले, एक्सेस, चॉपर्स, क्लीवर्स। और लाइमस्टोन जो था वो मेन मटेरियल था व्हाइल मेकिंग द टूल्स। केव्स एंड रॉक शेल्टर्स में उन लोगों का बसेरा होता था। कुछ मेजर साइट्स जो मिले लोअर पेलियोलिथिक एज के, वो थे earliest lower Paleolithic sites in India is Bori in Maharashtra, Swan Valley in present Pakistan, Thar Desert, Bhimbetka in Madhya Pradesh. Then Kashmir, Mewar Plains, Saurashtra, Gujarat, Central India, Deccan Plateau, Chota Nagpur Plateau, north of the Kaveri River, Belan Valley and Uttar Pradesh. तो ये सारी जो लोकेशंस थे, इन लोकेशन से हमें प्रूफ मिलता है लोअर पेलियोलिथिक एज ऑफ इंडिया। पॉटरीज, देन रॉक्स, देन जो मतलब जो टूल्स अवेलेबल होते थे, उन सब चीजों से एक्चुअली प्रीहिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया जाता था। अलोंग विद दैट रॉक्स की रेडियो कार्बन डेटिंग जो होती है वो हेल्प करती है बहुत ज्यादा। मिडिल पेलियोलिथिक एज की जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक है इंडिया में, वहां पे देखते हैं कि पहले जो क्रूड एक्सेस थे, चॉपर्स थे, ब्लेंडर्स थे, उससे रिफाइनमेंट आ गई थी। ब्लेड्स आ गए थे, पॉइंटर्स आ गए थे, स्क्रैपर्स आ रहे थे, बोरर्स आ रहे थे। और ये जो थे ना, ये इनकी स्पेशलिटी थी, ये लोग ये स्मॉल थे, इजीली वो कैरी किए जा सकते थे, लाइट थे, थिन थे। और जो सम इम्पोर्टेंट जो साइट्स है वो हैं बेलन वैली इन यूपी, लोनी वैली इन राजस्थान, सोन एंड नर्मदा रिवर्स इन मध्य प्रदेश। तो ये जो चीजें हैं, ये जो लोकेशंस है, ये इंडिकेट करती हैं हमारे देश में कैसे मिडिल पेलियोलिथिक एज काम कर रहा था। देन अपर पेलियोलिथिक एज इन इंडिया। अपर पेलियोलिथिक एज में क्या था? इमरजेंस ऑफ होमोसेपियंस हो गया, पूरा का पूरा होमोसेपियंस। पहले बहुत सारे स्पीसीज हुआ करते थे ह्यूमन बीइंग्स के, पर अल्टीमेटली जो विनर निकला वो था होमोसेपियन, जो आज तक हम लोग उसी धारा को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग होमोसेपियंस ही हैं। अदर्स जो स्पीसीज थी वो सरवाइव नहीं कर पाई। डार्विन्स की थ्योरी क्या कहती है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो बाकी जो स्पीसीज थे ह्यूमन बीइंग्स के, दे कुड नॉट अडेप्ट टू द सिचुएशंस, और धीरे धीरे वो एलिमिनेट हो गए। तो अपर पेलियोलिथिक में जैसे कि आपको देखने को मिला कि लोअर पेलियोलिथिक से रिफाइनमेंट आ गई थी मिडिल पेलियोलिथिक में। अपर पेलियोलिथिक में क्या हुआ कि बोन टूल्स, नीडल्स, हार्पून्स, ब्लेड्स, फिशिंग टूल्स, देन ब्यूरिंग टूल्स, ये सब आ गए। और मेजर जो साइट्स है वो अपर पेलियोलिथिक एज के बेलन जोन, छोटा नागपुर प्लेटू, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ईस्टर्न घाट इन आंध्र प्रदेश, पेंटिंग्स इन भीमगढ़ साइट ऑल्सो बिलोंग टू दैट एज। मतलब इससे पहले हमें केव पेंटिंग्स नहीं मिलते हैं। धीरे धीरे जो लोग सेटलमेंट्स की तरफ बढ़े, लोगों का दिमाग और विकसित हुआ, तब लोगों को पेंटिंग्स एंड अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के बारे में समझने आने लगी। पहले तो लाइफ इतनी डिफिकल्ट थी कि इंसान जस्ट इमर्ज हुआ है, उसको फूड चाहिए, रिसोर्स चाहिए, उसको माइग्रेट करना है, उसको सब कुछ देखना है, उसके अपने फैमिली की प्रोटेक्शन करनी है। धीरे धीरे जब थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई, थोड़ी रिफाइनमेंट इन टूल आ गई, तो फिर धीरे धीरे आर्ट का इवोल्यूशन होने लगा। मेसोलिथिक एज स्टार्टेड 12,000 ईयर्स एगो। और जो मेजर क्लाइमेटिक चेंज जो है वो हो गया तब तक। क्लाइमेट बिकेम वार्म एंड ह्यूमिड, रेनफॉल इंक्रीज्ड, और वहां पे जो टूल्स आने लगे वो मोर मतलब मोर शार्पर होने लगे, स्मॉलर होने लगे। और अलग अलग टाइप्स के ना वो लोग ब्लेड्स यूज करने लगे, क्रिसेंट्स, ट्रायंगल, ट्रेपेजेस, स्पीयर हेड्स यूज होने लगे, नाइफ्स यूज होने लगी, एरो हेड्स यूज होने लगी, सिकल्स यूज होने लगे, हार्पून्स, डैगर्स, ये सब आ गए इन एग्जिस्टेंस। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शुरू हो गया। कहा जाता है कि मेसोलिथिक ही वो समय था जब
डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग हो गया। शीप्स एंड गोट्स आर द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। हंटिंग फूड गैदरिंग कंटिन्यूएशन में था, क्योंकि ये जो डोमेस्टिकेशन वाली चीजें थे ये नए चीजें थी जो इन प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन चल रहे थे, है ना। बट मेन तभी भी हंटिंग गैदरिंग था। द फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन ऑफ द गंगा प्लेन्स टुक प्लेस। और जैसे ही लोगों ने गंगा के आसपास बसेरा बनाना शुरू किया, तब सेटलमेंट और स्ट्रांग होने लगी। लोग और ज्यादा सेटल होने लगे, क्योंकि गंगा गुड फूड ऑफ वाटर है, गुड रिसोर्स ऑफ वाटर है, और आसपास के एरिया में खाना मटेरियल जो है ना वो भी अवेलेबल था, और ग्रेजिंग के लिए भी उपयुक्त जमीन अवेलेबल थी। देन हमें मिलती है पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग्स, क्योंकि सेटलमेंट और ज्यादा पक्की हो गई है। लोग अपनी जो कहानी है उसको पेंटिंग्स में दर्शाना चाहते थे, और यही शायद ह्यूमन बीइंग्स की खासियत भी है कि और कोई भी एनिमल अपनी जो कहानी है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो दूसरे जनरेशन तक पहुंचा नहीं पाता, बट ह्यूमन बीइंग्स हैव दैट एबिलिटी। तो टाइनी स्टोन आर्टिफैक्ट्स जो है ना उनको यूज किया जाने लगा, नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर इन साइज, एंड दीज आर नोन एज माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ्स क्या होते थे? छोटे छोटे स्टोन्स होते थे, क्वार्ट्ज जैसे स्टोन्स, उसको एक एंटलर में या फिर बोन में या फिर लकड़ी में फिट करके एक टूल प्रिपेयर किया जाता था। देन यूज ऑफ बोज एंड एरोज आल्सो स्टार्टेड। बरियल ऑफ द डेड अलोंग विद सम माइक्रोलिथ्स एंड शेल्स। तो क्या हुआ, फिर बरियल शुरू हो गया। पहले तो लोग अपने जो रिलेटिव्स थे, अपने परिवार वर्ग थे, उनकी डेथ होने के बाद उनको उनकी बॉडी को डिस्कार्ड करके चले जाते थे। बट धीरे धीरे बरियल का सिस्टम स्टार्ट हुआ, अंतिम संस्कार जैसी चीजें शुरू हो गई। अगर आप देखें तो मैंने कहा था कि बोन टूल्स का इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग्स बहुत पहले से कर रहे हैं, और इसी से वही कहानी आती है कि वृत्रासुर को मारने के लिए जब महामुनि दधीचि ने अपने बोन्स को डोनेट किया था। तो कैसे देखिए हमारी जो ये स्टोरीज है, ये स्टोरीज कैसे ह्यूमन हिस्ट्री को बोलती हैं, और हाँ, थ्रू परफॉर्मेंस हम एक्चुअली हमारी हिस्ट्री को सबके सामने प्रेजेंट करते हैं। मेजर साइट्स ब्रह्मगिरी, नर्मदा, विंध्य, देन लालगंज इन गुजरात, यूपी, सूरत राजस्थान, भीमबेटका, गोदावरी बेसिन, सराय नाहर सिंह, सॉरी सराय नाहर राय, देन बिहार, ये सारी लोकेशंस है जो अपर पैलियोलिथिक साइट्स को इंडिकेट करती है। नियोलिथिक एज जो शुरू हुआ वो काफी मॉडर्न था, और इसमें क्या हो गई, स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, हल जोतना। इससे पहले क्या होता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही एक्चुअली महान माना जाता था, क्योंकि ट्रेडिशनल कम्युनिटी में आज भी हल को चलाना जो है ना उसको एक तरीके का क्राइम माना जाता है। कहा जाता है कि आप धरती माँ के चेस्ट को चीर रहे हो। पर धीरे धीरे जैसे कि रिक्वायरमेंट बढ़ती लगे रही, और ये जो है ना स्लैश एंड बर्न टेक्निक में क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, कि आप जहाँ पे जिस पहाड़ी में प्लांट्स ग्रो करते हो उसको फिर एक एक बार खेती के बाद उस एरिया को एक्चुअली उस वहाँ के प्लांटेशंस को रिमूव करके जला दिया जाता है, और ये माना जाता है कि धीरे धीरे वो जो जला हुआ मटेरियल है वो एज खाद यूज होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि पहले के समय में जो उन एरियाज को खाली रखने का एज फेलो लैंड छोड़े रखने का टाइम बहुत लंबा होता था। बट जैसे जैसे ह्यूमन के प्रेशर बढ़ने लगे, फेलो लैंड्स के जो ड्यूरेशन है वो कम होने लगी। तो इससे क्या होता था कि सॉइल को कोई बेनिफिट होता ही नहीं था, ऊपर से स्पीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो न्यूलिथिक एज में ये सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे शायद शुरुआती दौर पे पहुंच गई थी, कि लोग सोच रहे थे कि अगर रेगुलर रिसोर्सेस चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे पास इतनी टूल्स नहीं थे, इतने सारे गियर्स नहीं थे कि बार बार लोकेशंस को चेंज करें, ये करें वो करें, तो हल जोतना एक अच्छा समाधान था। और जैसे कि हलधर बलराम वो कृषि प्रधान देश के देवता ही हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो माता सीता की कहानी में भी वो धरती की बेटी हैं। कैसे महाराजा जनक अपनी हल से मिट्टी को खोद रहे थे और वहां पे उनको भूमि कन्या जानकी प्राप्त हुई। तो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हल की यूज कंटिन्यूएशन में स्टार्ट हुई, कंटिन्यूएशन में आई। तो फिर नॉमेडिक टू सेटल लाइफ, इंसान शिफ्ट हुए, डिस्कवरी ऑफ व्हील हो गई, व्हील के साथ साथ हमारी मूवमेंट इजियर हो गई, कल्टीवेशन ऑफ रागी व्हीट हॉर्स क्रम शुरू हो गए।
मेकिंग ऑफ फायर शुरू हो गया। पहले के लोग क्या करते थे, वो लोग पत्थरों को ठोक ठोक के फायर बनाते थे, और इसीलिए हर घर में एक पवित्र अग्नि होती थी। पवित्र अग्नि मतलब अगर आपको फायर की जरूरत है, आपको खाना बनाना है, तो आप सुबह से शाम तक पत्थर को ठोकते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे कुछ। एनिमल से आपको बचाना है, आपके परिवार को, आपकी संस्कृति की रक्षा करनी है, तो क्या करेंगे, एक फायर की जरूरत है। और इसीलिए कहानियों में आपको देखने को ये भी मिलेगा कि कैसे एक संस्कृति दूसरे संस्कृति से जब भिड़ती है तो यज्ञ की अग्नि को निभो देना चाहती है। तो ये सारी सांस्कृतिक लड़ाइयां हैं। तो केव पेंटिंग्स ऑफ डांस अवेलेबल होने लगी, मतलब लोग डांस तो करते ही थे, उसके साथ साथ उसको प्रेजेंट करने लगे, उसको नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना चाहते थे। देन इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ द डेड को कैसे डिस्पोज करना है, पॉलिशिंग ऑफ द स्टोन टूल स्टार्ट हो गए। देन मड ब्रिक हाउसेस भी शुरुआती दौर पे आ गई। इमरजेंस ऑफ विलेज कम्युनिटीज बेस्ड ऑन सेडेंटरी लाइफ। एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर बनाना जरूरी था, एक जो एक दूसरे की मदद करे, एनिमल्स से रक्षा करे, और हाँ, जैसे कि अलग अलग कम्युनिटीज एक दूसरे से लड़ती भिड़ती थी तब, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी यूनिटी की जरूरत थी। तो उसी तरह से क्या हुआ कि विलेज कम्युनिटीज फॉर्म हो गए, पॉटरी बनने शुरू हो गई, पॉटरी यूज फॉर कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो नियोलिथिक में आके हम लोग काफी सेटल होने लगे, हमारे में जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स की टेंडेंसी है वो आ गई। लार्ज अर्न्स वर यूज्ड एज कॉफिन्स, राइस कल्टीवेशन इन ईस्टर्न इंडिया, आज भी जो पूर्वी भारत का प्रिंसिपल फूड है। डोमेस्टिकेशन ऑफ शेप, गोट्स एंड कैटल यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एंड ट्रांसपोर्ट, क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन एंड ऊल। तो ये सारी चीजें आ गई, कपड़े पहनने लगे, कॉटन आ गया, ऊल आ गया। तो इम्पोर्टेंट साइट्स, इनामगांव, बुरजाहोम कश्मीर, मेहरगढ़ पाकिस्तान, दाउजाली हेडिंग त्रिपुरा आसाम, हल्लूर आंध्र प्रदेश, पयमपल्ली आंध्र प्रदेश, देन चिरांग बिहार। तो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं नियोलिथिक की। नाउ चैल्कोलिथिक मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। चैल्कोलिथिक एक्चुअली कॉपर की यूज की बात करता है। जैसे ही नियोलिथिक फिनिश हुआ, लोग कॉपर का यूज करने लगे, और उसके बाद शुरू हुआ ब्रोंज एज। तो ये शॉर्ट टाइम था एक्चुअली चैल्कोलिथिक का। ये जो शॉर्ट टाइम है उसमें हमें बहुत ज्यादा कॉपर की यूज के मार्क्स दिखते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग मेटल ओर एंड क्राफ्टिंग मेटल ओर स्टार्ट हो गया। पहली बार हमने मेटल्स को यूज किया। यूज ऑफ स्टोन टूल्स कंटिन्यूड, माइक्रोलिथिक स्टोन भी कंटिन्यू हो रही थी। ट्रेवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ऑब्टेन मेटेरियल्स स्टार्ट हुआ, लोग बिजनेस के लिए बाहर जाने लगे। और फिर 2700 बीसी से 1900 बीसी तक चलती रही इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आज भी हमारे भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति का एक परिचायक है पूरे विश्व में। Other settlements at Brahmagiri, Navada Toli, Narmada region, Chiran, Ganga region, and Mahishadal, West Bengal. तो ये जो हैं ये इंडिकेट करती हैं प्री हिस्ट्रिक एरा को। उसके बाद ब्रोंज एज शुरू हुई। तो मेजर साइट्स जो है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। हरप्पन कल्चर इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर, आहारा कल्चर, आहार राजस्थान, बलाथल, गिलोंद एक्सेट्रा। Kayatha culture located in Chambal and tributaries, Malwa culture, Narmada and its tributaries in Gujarat, then Walda culture, Dhulia district of Maharashtra, Prabhas and Rangpur culture, several bronze and copper objects, beads, terracotta figurines, pottery were found in Payampalli in Tamil Nadu. River valleys of Godavari, Krishna, Tungabhadra, Pennar, Kaveri were settled by farming communities. तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा अबाउट प्री हिस्ट्रिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। तो SPPTs आर आल्सो रिकॉर्डेड, तो आप लोग यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर फर्दर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल है pinky.ecologyvs@gmail.com। तो फिर बने रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और कुछ और कल्चर्स के बारे में जो इंडिया में तो फूली फली, और वहाँ के जो
हमारे कल्चर्स को समृद्ध किया। आज भी शायद वो कल्चर्स अवेलेबल नहीं है हमारे पास, बट किसी ना किसी रूप में उनका प्रेजेंस आज भी दर्ज होता है। मैं प्रेजेंटली दिल्ली के उस रीजन में बेस्ड हूँ जहाँ पे कहा जाता है इंडस वैली का एक साइट हुआ करता था दिल्ली एनसीआर में। तो आज भी आपको मिट्टी के उन बर्तनों की छाप आपको मिल जाएंगी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखे जाते थे। तो दिस आर एक्चुअली पार्ट ऑफ आवर कल्चर। एक सिविलाइजेशन शायद आज रहे ना रहे, वहाँ के म्यूजिक, वहाँ के आर्ट फॉर्म्स, वहाँ के पॉटरीज, वहाँ के इवन फोक बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस और परफॉर्मेंसेस, ये सारी चीजें एक जनरेशन से अब दूसरी जनरेशन तक पहुंच भी जाती हैं। जैसे कि आप मत्स्य अवतार की कहानी ले लीजिए, उसके साथ मिलती जुलती नोआस आर्च की कहानी आपको मिल जाएगी, जो दुनिया के किसी दूसरे कोने से सुनाई देती है हमें, बाइबल में सुनाई देती है हमें। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें यही है कि हम ह्यूमन बीइंग्स ओरिजिनेट हुए थे शायद किसी एक ही पॉइंट से, और धीरे धीरे हम पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमने अपनी संस्कृति, हमारे सभ्यताओं को अलग अलग रूप दिया। और इसमें हमारे सहायक बने लोकल एनवायरनमेंट, लोकल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो यही सब्जेक्ट मैटर होता है कल्चरल इकोलॉजी का। और परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमें इन सारी चीजों को इन डिटेल में समझना होता है। अगर आप नेचर को नहीं समझोगे, नेचुरल कंडीशन को नहीं समझोगे, आप भाव को, रस को नहीं समझ पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे अनुभूति को, अनुभव को। तो बने रहिएगा मेरे चैनल में। और हम धीरे धीरे सारी जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आप जितना ज्यादा सीरियसली भाग लेंगे, मुझ में उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। और मैं चाहती हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस जो है, ये जो नृत्य की विद्या है, वो कला है, वो एक स्पिरिचुअलिटी की लेवल का चीज है हमारे भारतीय कल्चर में। कि उसमें एक्चुअली आपको बस मन लगा के सुनना है, प्रिपेयर करना है। और बाकी जितना आप डिवोशन के साथ अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, जितना मन लगा के आपको प्रिपेयर होना है, उतना हो जाइए। JRF विल बी योर्स, नेट विल बी योर्स। और बाकी मैं आप सबके साथ हूँ। बाय बाय फॉर टुडे। थैंक यू।